आज की इस क्लास में हम आपको वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे निकालते हैं इस विषय में सिखाएंगे। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, अब निरक्षीय स्थिति क्या होती है? निरक्ष का मतलब होता है लंबवत। तो निरक्षीय स्थिति में ये लंबवत हो गया, R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर क्या करनी है हमको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसी भी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें उस आवेश से उस बिंदु की दूरी ज्ञात होनी चाहिए। तो हम क्या काम करते हैं, इन आवेशों को इस बिंदु P से मिला देते हैं। इसको ऐसे मिला देंगे, यहां पर ऐसे मिला दे। अब हमें सर्वप्रथम क्या काम करना है, ये दूरी AP निकालनी है और दूरी BP। क्लियर? क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है AOP, एक समकोण त्रिभुज है, तो क्या काम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करते हुए, अच्छा माना इन आवेशों के जो बीच की दूरी है वो 2L है। क्लियर? तो यह दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि O मध्य बिंदु है तो ये दूरी आपकी L होगी और ये दूरी भी L होगी। क्लियर हुआ? अब समकोण त्रिभुज AOP में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करूं तो ये जो कर्ण है AP, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √R² प्लस L²। क्लियर? तो ये भी कितनी होगी, ये आपकी L है, ये R है, तो आपकी हो जाएगी √R² और प्लस L²। क्लियर हुआ? चलिए अब यहां क्या काम करते हैं हम, हमने पढ़ा है कि कोई भी अगर माइनस का आवेश है, ऋणात्मक आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो उस आवेश की ओर ही होती है। तो ये माइनस का आवेश है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो किस साइड होगी, वो इस आवेश की ओर होगी और हमने इसको नाम दे दिया E1। क्लियर हुआ? आपका ये प्लस का क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी, ये प्लस का आवेश है तो प्लस आवेश से दूर की ओर, तो दूर की ओर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दूर की ओर, इसको नाम दे दिया मैंने E2। क्लियर हुआ? चलिए अब चूंकि देखिए यहां पर ये आवेश है, ये बिंदु है P और ये इनके बीच की दूरी आ गई √R² प्लस L²। तो जब मैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा तो वो क्या होगी, तो हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण किस बिंदु पर, P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगी, हमने E1 लिया है तो E1 इक्वल टू किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उससे R दूरी पर जो बिंदु होता है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। अब हम इसी का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q/R क्या है, डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है आपकी √R² प्लस L², तो हो जाएगा √R² प्लस L²। वो इसका क्या करना है हमको,
होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? चलिए अब ये देखिए, यहां पर E1 इक्वल टू क्या आ गया आपका, E1 आ गया आपका 1/4 पाई क्यू अपॉन कितना, ये स्क्वायर आपका वर्ग, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका वर्ग हट जाए, ये जो इस वर्ग करेंगे तो आपका स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर हुआ? चलिए सेम इसी प्रकार से हम इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पे लिखेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हो जाएगी आपकी E2, क्योंकि इस आवेश के कारण जो तीव्रता ली है वो E2 ली है, तो E2 केवल क्या हो जाएगा, E2 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई क्यों अपॉन, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस सेम है तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ये बताना चाहूंगा कि अगर दो तीव्रताएं, ये आपकी E1 हो गया और ये आपको E2 हो गया, अगर दो तीव्रताएं एक ही दिशा में हो और उनका परिणाम ही हमें तीव्रता निकालना हो, तो हम क्या काम करते हैं, दोनों तीव्रताओं को जोड़ देते हैं, E1 प्लस E2। क्लियर? और अगर दो तीव्रताएं विपरीत दिशा में हो, ये आपका E1 हुआ, ये आपका E2, और इनका परिणामी तीव्रता में निकालना हो, तो क्या काम करेंगे, दोनों तीव्रताओं का हम अंतर ले लेते हैं, E1 अंतर E2। ठीक है? बट अगर दो तीव्रताएं, सपोज करो ये आपका E1 है और ये आपका E2 है, और इनके बीच थीटा एंगल हो, तब इन तीव्रताओं का परिणामी कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। यहां पर जो थीटा है वो इन दोनों तीव्रताओं E1 और E2 के बीच का कोण होता है। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, क्योंकि दोनों तीव्रताओं के बीच अगर मैं कोण आपको थीटा ले लूं, दोनों तीव्रताओं के बीच अगर कोण थीटा लेता हूं, तो ये थीटा हो गया और ये थीटा हो गया, तो टोटल दोनों तीव्रताओं E1 और E2 के बीच में जो एंगल हो गया आपका, वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 2 थीटा। एक थीटा यहां से हटकर दूसरा थीटा, ये तो 2 थीटा हो गया। तो जब हम इन तीव्रताओं का परिणामी निकालेंगे E1 और E2 का, तो यहां पे हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो हम फॉर्मूला यूज क्या काम करेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और कोस थीटा। थीटा के स्थान पे क्या लिखा हमें, दोनों तीव्रताओं के E1 और E2 के बीच कितना कोण हो गया, 2 थीटा, तो यहाँ पे ले लेंगे 2 थीटा। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए, यहां पर क्योंकि E1 की जो वैल्यू है सेम वही वैल्यू किसकी है, E2 की है, तो ये हो गया, मैं क्या काम कर सकता हूं, E1 के स्थान पर E2 का और E2 के स्थान पर E1 का यूज कर सकता हूं, यानी कि इस तरीके से हम इसके लिख सकते हैं E इक्वल टू रूट E1 को मैंने सेम E1 रखा प्लस E2 के स्थान पे भी किसका यूज किया मैंने, E2 की वैल्यू देखो, यहां पर ध्यान से देखिए, E2 का जो वैल्यू है वही वैल्यू किसकी है, E1 की। तो हम क्या काम कर लेते हैं, E2 के स्थान पे भी E1 का यूज कर देते हैं, तो E1 का स्क्वायर और प्लस 2, ये आपका E1 हो गया E1, और ये भी आपका कितना हो गया, E2 के स्थान पे भी E1 और कोस 2 थीटा। अब यहां लिख सकते हैं, क्योंकि
E1 इक्वल टू E2। क्लियर हुआ? चलिए अब ध्यान से देखिए, E इक्वल टू, तो ये हो गया आपका 2E1 का स्क्वायर, 2E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 का स्क्वायर कोस 2 थीटा। क्लियर? चलिए अब यहां पर E इक्वल टू रूट 2E1 स्क्वायर आप कॉमन लीजिए, 2E1 का स्क्वायर, 2E1 का स्क्वायर क्या आ गया आपका? कॉमन आ गया। तो 2E1 का स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका? 1 1 और प्लस ये कितना बचा? कोस 2 थीटा। अब यहाँ पर हम कोस 2 थीटा का फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो वो होता है E इक्वल टू, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कोस 2 थीटा का, 2E1 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। क्लियर हुआ? ये इसका यूज इसलिए किया क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो बचेगा आपका वो होगा आपका रूट 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4E1 का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? यहां पर जब हम E इक्वल टू लिखेंगे, E इक्वल टू, यहां पर देखिए जो 4 है, 4 का जब हम रूट लेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, और E1 ये E1 हो जाएगा, E1, और कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? कोस थीटा। क्लियर हुआ? अब मैं सबकी वैल्यू रख देता हूं। देख अब यहां पर थोड़ा सा देखिए, अगर आपका ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका? थीटा होगा। एकांतर कोण होता है। अगर ये एंगल आपका थीटा है, ध्यान से देखिए, ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, एकांतर कोण। तो यहां पर मैं क्या काम करता हूं, सबकी वैल्यू पुट कर देता हूं। तो E इक्वल टू 2E1 की वैल्यू आपके पास ये रही, ये वाले, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। क्लियर? अब कोस थीटा देखिए ध्यान से, कोस थीटा आपका होता है आधार बटे कर्ण। इस ट्रायंगल में आइए, कोस थीटा आपका आधार कितना? आपका ये परपेंडिकुलर हो गया लंब, ये आपका आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो आधार कितना? आधार हो गया आपका एल, यहां से यहां तक का एल हुआ, और कर्ण कितना हुआ? कर्ण हो गया आपका रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा कोस थीटा की जो वैल्यू होगी आपकी, आधार कितना? आधार है आपका एल, और रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर हुई बात? मैं दोबारा से बताता हूँ कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी हमने। ये आपका थीटा हो गया, तो आपका ये थीटा के सामने ये आपका लंब हो गया और ये आधार। तो कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका एल है और कर्ण आपका रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कोस थीटा की वैल्यू रख दी मैंने एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए अब हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये मैंने लिख दिया 2QL, और अपॉन में कितना? अपॉन में देखो रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 हो गई, और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। रूट का मतलब जो पावर होते हैं 1/2, तो 1 पावर इसकी, 1 पावर इसकी और आधी पावर इसकी, तो कितनी पावर हुई? तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जो पावर होगी आपके पास वो होगी 3/2, 3/2। क्लियर हुआ? अब चूंकि यहां देखिए आपकी जो एल है, आपकी जो ये एल है, ये आर की अपेक्षा, ये आर बड़ा है और ये एल छोटा है, तो एल आर की अपेक्षा क्या बहुत छोटी है, तो यहां लिखेंगे एल बहुत छोटी है, बहुत छोटी है किसकी अपेक्षा? आर की अपेक्षा। तो एल स्क्वायर तो क्या होगा? एल स्क्वायर तो अतः एल स्क्वायर छोटा होगा किससे? आर स्क्वायर से। अतः हम क्या काम करेंगे? एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, नगण्य मान लेते हैं। क्लियर? चलिए अब ये देखिए, तो ये आपका हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL, इसके स्थान पर हम लिख देंगे P। इसका रीजन क्या है
क्योंकि जो टू क्यों होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश, और उन ये आपका आवेश हो गया और उनके बीच की दूरी कितनी होगी 12 हो गया। क्लियर। तो ये होगा आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और यहाँ पर आप लिख लेंगे आर स्क्वायर की पावर कितना, क्योंकि एल स्क्वायर को हमने छोड़ दिया तो आर स्क्वायर की पावर कितना 3/2। क्लियर नहीं। तो 2 पावर से स्क्वायर से टूट जाएगा, तो आपका जो बचेगा वो हो जाएगा आपका E इक्वल टू 1/4πε0। स्क्वायर से आपका 2 ये रूट कैंसिल हो गया, तो आपका बचा कितना P/R की पावर 3। क्लियर हुआ। तो यह आपका होता है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इक्वल टू 1/4πε0 P/R की पावर 3। तो इस प्रकार से हमारा डेरिवेशन पूरा होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।